हेलो एवरीवन। बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर में हमारा दूसरा बुक जो है वो है बीपीएससी 102, जिसका टाइटल है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है जिसके अंदर हमें पता चलेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें मेंशन है और किस तरीके से इंडिया का डेमोक्रेसी काम करता है। तो ये जो बुक है उसे 3 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। ब्लॉक 1 हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताते हैं, और दूसरा ब्लॉक जो है वो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें हम देखेंगे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, क्या क्या फंक्शन है इनके, कैसे काम किया जाता है, ये सभी चीज़ें। और तीसरा ब्लॉक जो है वो फेडरलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन को बताते हैं कि कैसे पावर को डिवाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के अंदर। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। और इसमें जो हमारा यूनिट 1 है वो हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को प्रोवाइड करते हैं। तो देखेंगे क्या है यूनिट 1 में। यूनिट 1 यहाँ पे हमें अलग अलग चीज़ें पढ़नी है, जिसमें से सबसे पहला हमें जानना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, और यहाँ से असली खेल स्टार्ट होता है, यानी कि कैसे कैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हुआ, कितने सारे एक्ट लाए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान, और कैसे जाके हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो चैप्टर में जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे हमें हर चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो ऑब्जेक्टिव में हम सबसे पहले देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के स्टेज को एक्सप्लेन करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या रिप्रेजेंटेशन का नेचर था उसको समझाते हैं, और साथ ही साथ जो डिबेट हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ सैलेंट फीचर्स को लेकर, उनके बारे में बताते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले यही चीज़ मेंशन किया गया है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम अडॉप्ट किए थे 26 नवंबर 1949 को, यानी कि ये वो दिन था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइनलाइज कर लिया गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। आप प्रियम्बल को देखना, उसके नीचे लास्ट में लाइन लिखा गया है कि ऑन दिस डे of 26 November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ठीक है, आप देखिएगा अपने प्रियम्बल में। तो 26 नवंबर 1949 इंपॉर्टेंट डे है, याद रखना है। तो ये यहाँ से हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया, लेकिन ऑपरेटिव जो था वो 2 महीने के बाद हुआ था, यानी कि 26 नवंबर को हमने सिर्फ अडॉप्ट किया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन ऑपरेशन में कब आया, यानी लागू कब से हो गया, 26 नवंबर 1950 से लागू हुआ, जिसे हम कमेंसमेंट डे कहते हैं। यानी ये डेट ऑफ कमेंसमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और डेट ऑफ एडॉप्शन कब है, 26 नवंबर 1949। याद रखना है, बहुत से कंपटीशन में पूछा जाता है। अब यहाँ पे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविज़न दिए गए हैं। कुछ प्रोविज़न में से सबसे पहला सिटीजनशिप का प्रोविज़न है, फिर इलेक्शन का प्रोविज़न है, प्रोविजनल पार्लियामेंट का प्रोविज़न है, टेम्पररी और ट्रांजिशनल प्रोविज़न भी प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि ऑपरेटिव हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही। यानी कि मैंने आपको क्या बताया कि 26 नवंबर को सिर्फ अडॉप्ट किया गया था, और 26 जनवरी से ऑपरेशन में आया था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन कुछ चीज़ें जो थी वो 26 नवंबर से ही ऑपरेशन में आ गई थी, जिसमें से था सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट और टेम्पररी और ट्रांजिशनल प्रोविज़न भी कुछ थे। अब वो कुछ क्या है वो मैं आपको अपने नोट से बताती हूँ। देखो यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स थे, यहाँ पे देखना आप, ये आर्टिकल जो कि 26 नवंबर 1949 को ही इफेक्टिव हो गए थे, वो थे आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, आर्टिकल 60, आर्टिकल 324, 366, 367, आर्टिकल 379, 380, 388 एंड 391, 92, 93। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल जो थे वो 26 नवंबर 1949 से ही ऑपरेशन में आ गए थे, और 5, 6, 7, 8, 9 जो है ये डायरेक्टली डील करता है सिटीजनशिप से। आगे के आर्टिकल जो हैं वो आप खुद से देखना कि ये किस चीज़ को डील कर रहा है। 324 बहुत लोगों को पता होगा कि ये इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। तो ये सभी जो थे वो ऑपरेशन में आ गए थे 26 नवंबर से ही। रीज़न जो था कमेंसमेंट का 2 महीने बाद, वो इसलिए अडॉप्ट किया गया ताकि हम सिग्निफाई करें 26 जनवरी के डेट को,
क्योंकि ये ओरिजिनल डेट था जब हमने इंडिपेंडेंस के अचीवमेंट के लिए सेलिब्रेट किया था। तो ये वो दिन था 26 जनवरी 1930 में, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार सेलिब्रेट किया था इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। ठीक है, आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में ये चीज़। तो ये इम्पॉर्टेंट है नोट करना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो प्रोडक्ट है लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस एंड डेलिब्रेशन, यानी बहुत लंबे प्रोसेस से गुजर के हमारा संविधान तैयार होता है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 2 साल 11 महीना और 18 दिन लिए थे, यानी कि करीब 3 साल का समय जो था वो लिया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में। इसीलिए कहा जा रहा है इट इज़ ए लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस एंड डेलिब्रेशन। तो ये यूनिट जो है वो डील करते हैं कुछ इश्यूज़ रिलेटेड टू मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जब हम संविधान बना रहे थे तो उनमें कुछ इश्यूज़ आए थे, वो इस चीज़ को डील करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन, कैसे कैसे वो अलग अलग स्टेज से गुजरता है और तब जाके हमारा संविधान हमें मिलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो एम्बॉडी करता है प्रोविज़न जो कि प्रोवाइड कर रहा है बेसिक डेमोक्रेटिक राइट ऑफ ह्यूमन बींग इंक्लूडिंग द पर्सनस हु आर नॉट इंडियन सिटीजन, यानी कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसे प्रोविज़न प्रोवाइड किए गए हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को ही राइट नहीं मिला, बल्कि जो फॉरेनर है यानी कि जो इंडियन सिटीजन नहीं भी है उनको भी कुछ राइट प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये ऐसे भी प्रोविज़न को इंक्लूड करता है जिसमें इंस्टीट्यूशन की अवेलेबिलिटी दी गई है फॉर लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूशन एंड ज्यूरिसडिक्शन, ताकि इस राइट को फुलफिल किया जाए। यानी हमने राइट तो प्रोवाइड कर दिया, अब राइट को अवेलेबल कौन कराएगा? अवेलेबल कराने के लिए उसमें लॉ बनाने पड़ेंगे, उस लॉ को एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, या फिर अगर उस लॉ के बनाने में या एग्जीक्यूट करने में किसी राइट का उल्लंघन हो रहा है, किसी राइट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो ज्यूरिसडिक्शन का भी राइट प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट करते हैं विजन फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उससे हमें कैसा विजन मिल रहा है जिससे हमारा जो समाज है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा और यहाँ की जो डेमोक्रेसी है उसको और मजबूत की जाएगी। इस तरीके से हमारा संविधान तैयार हुआ है। तो प्रोसेस जो है इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का या फिर डेमोक्रेटिक राइट का वो बहुत पहले ही स्टार्ट हो गया था, यानी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था जो कि असल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम किया है, उनके पहले ही डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन या फिर डेमोक्रेटिक राइट का इवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था। यानी थोड़े थोड़े करके इंडियंस को राइट प्रोवाइड कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, और पूरी तरह से राइट प्रोवाइड किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बना, जब उन्होंने रियल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इवोल्यूशन, यानी हमें समझना पड़ेगा कि पहले भी कैसे हमें राइट मिल रहे थे। तो हमें पहले से ही देखना होगा, संविधान बनने के पहले से। ओके, वी मस्ट बी अंडरलाइंड दैट द फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड वैल्यू which were introduced during the colonial period were mean to serve the colonial interest in contrast to the purpose of the provision of constitution made by the Constituent Assembly of India। यानी कि ये लाइन से क्या कहा गया कि यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और वैल्यू पहले बने थे जो कि कॉलोनियल पीरियड के दौरान इंट्रोड्यूस किए गए थे, वो सिर्फ और सिर्फ कॉलोनियल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए बनाया गया था, जो कि टोटली डिफरेंट है, जो कि पूरी तरह से कॉन्ट्रास्ट में बात कर रहे हैं। और हमारा किससे कॉन्ट्रास्ट में बात कर रहे हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्ट्रास्ट में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा संविधान जो था वो हमारे लोगों को राइट प्रोवाइड करता है, लेकिन ब्रिटिश के टाइम पे जो एक्ट आ रहे थे वो कॉलोनियल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए आ रहे थे। ये चीज़ तो हमें पता है ना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो रिजल्ट था डेलिब्रेशन का, और ये डेलिब्रेशन यानी कि यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट हुआ था। कब से? पहला मीटिंग जो था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो 9 दिसंबर 1947 को था, और ये कब जाके हमें मिला संविधान हमारा? 26 नवंबर 1949 को। तो इतने लंबे पीरियड के दौरान में हमारा संविधान बना है, और इनके अंदर के कुछ फीचर जो हैं वो हमें अलग अलग एक्ट से इवॉल्व होकर मिले हैं, और वो एक्ट जो है वो 1858 टू 1935 के बीच ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आए थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 यहाँ से स्टार्ट होता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 तक चलता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि पहला जो एक्ट था वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था,
लेकिन यहाँ पे बुक मेंशन कर रहे हैं 1858 से, क्योंकि याद करो 1857 में रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है, 1857 का रिवॉल्ट, जिसके बाद से पावर डायरेक्टली क्राउन के अंदर आ गया था, यानी ब्रिटिश क्राउन के अंदर जो है वो डायरेक्ट रूल आ गया था इंडिया का। इसीलिए यहाँ पे बात की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को हम देखेंगे यहाँ पे। तो जब पावर ट्रांसफर हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को, कहा जा रहा है ना, जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ था तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में पावर थी। अब ये जो पावर है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया था ब्रिटिश क्राउन को, यानी ब्रिटेन से डायरेक्ट रूल हो रहा था इंडिया का। यहाँ से ब्रिटिश क्राउन को जब पावर ट्रांसफ़र हुआ तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो इन्वॉल्व हो गया अब इंडिया के अफेयर में, यानी इंडिया के अंदर जो भी चीज़ें मैनेज करनी है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ही करेगा। यानी जो भी यहाँ पे राइट प्रोवाइड करनी है या कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने हैं वो कौन फ्रेम कर रहा है? ब्रिटिश पार्लियामेंट फ्रेम कर रहा है। तो इस पर्पस को अचीव करने के लिए हमने अलग अलग एक्ट लाए थे, हमने यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अलग अलग एक्ट लाए थे इस टाइम ड्यूरेशन में। टाइम ड्यूरेशन क्या है? 1858 से 1935 का। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं कुछ फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन का या फिर कह सकते हैं कि रूल ऑफ गवर्नेंस का अलग अलग एक्ट से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है इन सभी एक्ट में से। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस 1935 के एक्ट को पढ़ने से पहले हमें और भी कुछ एक्ट्स को पढ़ने होंगे। तो पहले जो एक्ट था वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। अब इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी अब इस 1858 के एक्ट से प्रोवाइड किया जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड पावर स्ट्रक्चर टू गवर्न इंडिया। सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड में क्या फ़र्क है? सेंट्रलाइज्ड यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऊपर बैठे हुए हैं वो पूरे कंट्री पे रूल कर रहे हैं, और दूसरा डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड करेगी। तो इस 1858 के एक्ट से हमने दोनों का कॉम्बिनेशन देखा, यानी सेंट्रलाइजेशन भी था और डिसेंट्रलाइजेशन भी था। सेंट्रलाइजेशन में क्या था? यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर जो है उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है एरिया को विच वेयर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द क्राउन, यानी कि जो क्राउन के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर में होगा उसको हम कह दिए सेंट्रलाइज्ड एरिया। दिस एरिया वेर नॉन एज ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस और प्रोविंसेस, यानी जिस एरिया को क्राउन डायरेक्ट कंट्रोल करेगा उस एरिया को हम क्या कहेंगे? ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस कहेंगे या फिर सिंपली प्रोविंस कहेंगे, प्रांत जिसे हिंदी में कहा जाता है। और डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर जो है उसको इंट्रोड्यूस किया ऐसे एरिया में विच वेर नॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द क्राउन। डिसेंट्रलाइज्ड एरिया कौन सा हो गया? जो क्राउन के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं आया, और इस एरिया को हम कहेंगे प्रिंसली स्टेट या फिर सिंपली स्टेट, जिसको रूल कर रहे थे इंडियन प्रिंसेस। याद करो जब कॉलोनियल गवर्नमेंट थी इंडिया में तो दो थे ना इस तरीके के, एक ब्रिटिश प्रोविंस और दूसरा प्रिंसली स्टेट, यानी कि कुछ राजे रजवाड़े थे जहाँ पे इंडियन रूलर्स रूल कर रहे थे, इंडियन प्रिंस। तो वो एरिया डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं था क्राउन का, और दूसरा एरिया जो कि प्रिंसली स्टेट नहीं है वो डायरेक्ट कंट्रोल था क्राउन का, उसको ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस कहा गया। तो इस दौरान सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर भी मिला और डिसेंट्रलाइज्ड पावर स्ट्रक्चर भी मिला। अब यहाँ पे इस सिस्टम में प्रिंस जो है उनके पास फ्रीडम तो है कि वो अपने इंटरनल मैटर में गवर्न कर सके, यानी प्रिंसली स्टेट के अंदर में जो मैटर है उसको वो गवर्न कर सकते हैं, जो उसके अंदरूनी मैटर है, इंटरनल मैटर, लेकिन फिर भी वो ब्रिटिश कंट्रोल के सब्जेक्ट कहलाएंगे। यानी कि आपको सिर्फ इंटरनल मैटर में छूट मिली है लेकिन आप फिर भी ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर ही हो, यानी डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली क्या कर रही है? ब्रिटिश गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रही है प्रिंसली स्टेट को भी। तो सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ पावर में जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंस में, वहाँ पे सारे पावर इंडिया को गवर्न करने के लिए एक बॉडी के हाथ में दी जाती है जिसका नाम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो कि एक्ट करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द क्राउन। यानी मान लो कि एक इंसान को ब्रिटिश क्राउन अपॉइंट कर दिए जिसको कहा उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये क्या कर रहा है? अब गवर्न कर रहा है इंडिया को, इनके पास ही सारी पावर है। अब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनको असिस्ट करने के लिए
15 मेंबर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई गई थी, यानी 15 मेंबर रहेंगे इनके काउंसिल में, ताकि इनको असिस्ट कर सके, इनको बता सके कि कैसे गवर्न कर रहा है इंडिया को। तो देयर डिड नॉट एग्जिस्ट सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि इस एक्ट में कोई भी सेपरेशन नहीं था कि कौन है एग्जीक्यूटिव, कौन लेजिस्लेटिव है, कौन जुडिशियल है, कोई इनके फंक्शन में सेपरेशन नहीं था। These all were concentrated in the hand of the Secretary of State for India, यानी ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है ना, इनके हाथ में ही तीनों पावर है, यही लेजिस्लेचर है, यही एग्जीक्यूटिव है और यही जुडिशियरी है। तो ब्रिटिश इंडिया में उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो है वो असिस्ट होते हैं वाइसरॉय से, और इस वाइसरॉय को असिस्ट करते हैं उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यानी देखो, सबसे ऊपर में कौन बैठा है? ब्रिटिश क्राउन, यानी कि जो वहाँ की प्रिंस या प्रिंसेस थी इंग्लैंड में, इन्होंने अपॉइंट किया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इनके पास 15 मेंबर दे दिए इनको असिस्ट करने के लिए। ये बेसिकली ब्रिटिश कैबिनेट का हिस्सा होते थे और ये मेंबर होते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के, यानी ये बैठे हैं इंग्लैंड में ही। और इंडिया में जो है वो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी जो थे वो थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया। पढ़ा होगा आपने, ये भी बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 से, जो कि रिप्लेस किया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। तो वाइसरॉय थे इंडिया में, ये जो है ये असिस्ट करते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, और वाइसरॉय को असिस्ट करने के लिए इनकी भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई थी। ठीक है, बड़े आदमी है ना, तो इनको कोई तो असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा ना, खुद तो जाके देखेंगे नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इनके लिए भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दिया था जो सारे चीज़ को देख कर आए और वाइसरॉय को बताए। अब वाइसरॉय जो है वो रिपोर्ट करेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, मे भी डायरेक्टली ना करे तो वो यहाँ पे जो 15 मेंबर बैठे हैं उनके थ्रू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तक पहुँचे। ठीक है, तो इस तरीके से सीक्वेंस से काम चल रहा है। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो वाइसरॉय असिस्ट होते हैं बाय स्मॉल नंबर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर, यानी वाइसरॉय जो है वो मान लो एक तरह से प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे बैठे हुए हैं। अब इस वाइसरॉय के नीचे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर दिया गया है, जैसे कि आज के हमारे IAS IPS है, उस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर को हर डिस्ट्रिक्ट में आपने अपॉइंट कर दिया। अब ये एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो क्या करेगा, ये वाइसरॉय को रिपोर्ट करेगा। तो इस तरीके से फंक्शन हो रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान। तो यहाँ पे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनके पास कोई भी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है, यानी कैसे टैक्स कलेक्ट करना है, उस पैसे को कैसे खर्चना है, इनकी ऑटोनॉमी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास नहीं है। अब 1870 के टाइम पे वाइसरॉय थे लॉर्ड मायो। इन्होंने इंश्योर कराया कि जितने भी पार्ट हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको हम कुछ शेयर ऑफ रेवेन्यू प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपनी नीड को पूरा कर सके। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन हुआ फाइनेंस के टर्म में, यानी कि लॉर्ड मायो जो थे 1870 के टाइम पे वो क्या किए, उन्होंने कहा कि हम अपने रेवेन्यू में से कुछ पैसे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोवाइड करेंगे अपनी खर्चे पूरे करने के लिए। तो ये जो स्कोप था पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का प्रोविंस के अंदर, उसको एक्सपांड किया गया दूसरे एक्ट में, जिसको कहा गया काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909। अब ये एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था पहली बार रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, यानी कि यहाँ पे जो 1909 का एक्ट आया ना, यहाँ से सबसे पहली बार रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट यानी एक तरह से इलेक्शन का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ 1909 के एक्ट से पहली बार, जिसमें हम इलेक्ट कर रहे थे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को। और ये एक्ट जो है वो फर्दर इंट्रोड्यूस करता है सेपरेट रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम कम्युनिटी, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ था 1909 के एक्ट से, जिनमें मुस्लिम कम्युनिटी को अलग से रिप्रेजेंटेशन मिला था। उसके बाद 1909 के एक्ट के बाद हमें मिलता है 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिनमें डिवॉल्व किया गया कुछ अथॉरिटी को प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल था उनको रिटेन किया गया, यानी कुछ अथॉरिटी को हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट को प्रोवाइड किए और सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ टर्म में रिलैक्स किए, उनके कंट्रोल को कुछ जगह पे रिलैक्स किए लिमिटेड तरीके से। तो यहाँ से डिवाइड होता है सब्जेक्ट फॉर ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन
और सोर्स ऑफ रिवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस। यानी यहाँ पे हमने दो सब्जेक्ट को डिवाइड किया। एक हमारा सेंट्रल सब्जेक्ट था जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएंगे, और दूसरा हमारा प्रोविंशियल सब्जेक्ट था जिसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट रूल बनाएगी। अब इस प्रोविंशियल सब्जेक्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, ट्रांसफर लिस्ट और रिजर्व लिस्ट में, ओके, जिसे डायरकी कहा गया था, जो कि इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। तो यहाँ पे इस अरेंजमेंट में प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उनको कंट्रोल दिया गया रिसोर्सेज पे, जैसे कि लैंड, इरिगेशन, जुडिशियल स्टाम्प, इन सभी को प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर रख दिया गया। अब यहाँ से प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो है उनको डिवाइड किया गया ट्रांसफर्ड और रिजर्व कैटेगरी में। मैंने आपको बताया ट्रांसफर लिस्ट और रिजर्व लिस्ट, दो और सब्जेक्ट बनाए गए। अब ये जो ट्रांसफर सब्जेक्ट था ना, इसको गवर्न कर रहे थे गवर्नर, यानी हर एक स्टेट में गवर्नर भी बैठाए जाते थे जैसे आज के स्टेट में रहते हैं। और दूसरा रिजर्व सब्जेक्ट जो था उसको गवर्न करते थे लेजिस्लेचर, यानी कि मान लो आज का जो विधानसभा है वो इस रिजर्व सब्जेक्ट पे लॉज बनाएगी, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे। तो इस तरीके से काम कर रहा था। अब यहाँ पे जो गवर्नर था वो अकाउंटेबल नहीं था लेजिस्लेचर को, यानी कि ट्रांसफर लिस्ट में जो भी नियम बनेंगे उनके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है गवर्नर को। यानी आप देख लो, वो इंडिया में लोगों को अगर थोड़े थोड़े चीज़ करके भी राइट प्रोवाइड कर रहे थे, उनमें भी कॉलोनियल मोटिव दिख रहा है कि उनका ही फायदा होना चाहिए। तो वो क्या किए, सब्जेक्ट को डिवाइड किए सेंट्रल लिस्ट में और प्रोविंशियल लिस्ट में। और प्रोविंशियल लिस्ट में भी दो लिस्ट बना दिया, ट्रांसफर लिस्ट और रिजर्व लिस्ट। और ट्रांसफर लिस्ट में जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है ना, वो गवर्नर के कंट्रोल में दे दिया। और गवर्नर कौन है, ब्रिटिश क्राउन का आदमी है। और रिजर्व लिस्ट के अंदर जो नॉर्मल सब चीज़ें हैं वो सभी डाल दिए और उनके अंदर कंट्रोल दिया मिनिस्टर्स का, जिसमें आप कह सकते हो कि कुछ इंडियन थे और वहाँ पे उनकी अकाउंटेबिलिटी बना दी गई थी। तो जो हमारा इम्पोर्टेंट मुद्दा था वो तो ब्रिटिश कंट्रोल में ही था। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ये डिफरेंट था अर्लियर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। अभी तक में हमने जितने भी एक्ट पढ़ा उनमें क्या देखा कि ये जो गवर्नमेंट का एक्ट है उनमें यूनिटरी सिस्टम देखने को मिल रहा है। यूनिटरी का मतलब क्या हुआ कि सिंगल गवर्नमेंट बैठी है, एक मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है और यही पूरे इंडिया को रूल कर रही है, ये हुआ यूनिटरी सिस्टम। और इसका अपोजिट होता है फेडरल सिस्टम, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे स्टेट गवर्नमेंट बैठी होगी, स्टेट गवर्नमेंट के नीचे अगर और भी पावर डिसॉल्व होगा तो लोकल गवर्नमेंट बैठी होगी। पर हमने अभी तक जो एक्ट पढ़ा उसमें देख रहे हैं कि यूनिटरी गवर्नमेंट था, और थोड़ा सा 1919 एक्ट में देखें कि हमने प्रोविंशियल सब्जेक्ट को अलग किया था। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से देखने को मिलता है। इसका मतलब हुआ कि सेम गवर्नमेंट जो है वो ऑपरेट करेगी डिफरेंट वर्टिकल लेवल पे, यानी कि ये लाइन जो है यूनिटरी गवर्नमेंट के लिए दिया गया है। यूनिटरी यानी कि सिंगल, सेम गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है अलग अलग लेवल पे। तो अनलाइक अर्लियर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 का, वो प्रोवाइड कर रहा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट इंजॉइंग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। यानी अब जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट को उस टाइम पे प्रोविंस कहा जाता था, इसीलिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो ये स्टेट गवर्नमेंट जो है इनको कुछ ऑटोनॉमी अब प्रोवाइड की गई थी 1935 के एक्ट से। तो ये प्रोवाइड करते हैं सेफगार्ड फॉर माइनॉरिटीज़, और सेफगार्ड जिसके अंदर प्रोविज़न था मुस्लिम्स के लिए, सिख के लिए, यूरोपियंस, इंडियन क्रिश्चियन एंड एंग्लो इंडियन के लिए। 1909 का एक्ट जो था वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कर रहे थे, जिसको अब जाके फर्दर और भी ब्रॉड कर दिया गया और इसके अंदर सिख, यूरोपियन, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, इन सभी को भी इंक्लूड कर लिया गया। अब ये एक्ट प्रोवाइड कर रहा है 3 लिस्ट ऑफ डिवीज़न ऑफ पावर। अब यहाँ पे 1935 एक्ट से आपको लगेगा कि आप अभी के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हो। तो यहाँ से 3 लिस्ट निकला, अभी भी है 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। उसी तरीके से इस एक्ट में भी 3 लिस्ट प्रोवाइड किया गया था पावर को डिवाइड करने के लिए बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंस। तो फेडरल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड प्रोविंशियल लिस्ट, प्रोविंशियल यानी कि स्टेट लिस्ट। ये एक्ट जो है प्रोवाइड करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरल कोर्ट टू एडजुकेट डिस्प्यूट्स बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंस, यानी कि इस एक्ट से हमें फेडरल कोर्ट भी मिला।
सबसे पहले 3 लिस्ट डिवाइड किया गया, फिर फेडरल कोर्ट मिला ताकि जो भी डिस्प्यूट हो उसको एडजुकेट किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। उसके बाद एग्जीक्यूटिव हेड जो था प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, वो गवर्नर हुआ करता था। जैसे कि अभी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो गवर्नर है ना, सेम वही चीज़ कहा जा रहा है। इनको कुछ स्पेशल पावर दिया जाता था। तो इस स्पेशल पावर के अंदर गवर्नर जो है वो वीटो यूज़ करते थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के डिसीजन में, यानी कि लेजिस्लेचर के अंदर जो भी चीज़ डिसाइड की जा रही है उनमें वीटो पावर दिया गया था गवर्नर को। ये एक्ट कर रहे थे क्राउन के बिहाफ में एंड वाज नॉट ए सबॉर्डिनेट ऑफ द गवर्नर जनरल, यानी कि जो वाइसरॉय थे उनके सबॉर्डिनेट नहीं हुआ करते थे। ये क्या हो रहे थे, ये क्राउन के बिहाफ पे ही काम कर रहे थे। जैसे हम अभी कह देते हैं ना कि प्रेसिडेंट ऊपर है, प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं गवर्नर को, तो गवर्नर उनके अंडर काम करता है। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे नहीं था, वो क्राउन के बिहाफ पे ही काम करते थे और गवर्नर जनरल यानी कि जिसको वाइसरॉय कहा गया था उनके सबॉर्डिनेट नहीं थे। वो इंजॉय करते थे डिस्क्रिशनरी पावर, जिसमें वो एक्सरसाइज करते थे अपने इंडिविजुअल जजमेंट को कुछ मैटर्स में। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कुछ डिसीजन ले सके। तो इस पावर को इंजॉय कर रहे थे उस टाइम पे गवर्नर, जिसमें उन्होंने इंडिविजुअल जजमेंट लिया था कुछ मैटर को लेके। इंडिविजुअल यानी अपने मर्जी के अकॉर्डिंग डिसाइड करना। तो इस मैटर में उनके पास ऐसा कोई रूल नहीं था कि वो मिनिस्टर के एडवाइस के अंडर काम करें। जैसे आज भी गवर्नर को कुछ डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है जिसमें वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के इग्नोर करके भी काम करें, लेकिन गवर्नर जनरल के अंडर काम कर रहे थे। यानी कि वहाँ पे जो मिनिस्टर इलेक्ट होके गए उनकी एडवाइस को नहीं मानना है, लेकिन उनका जो एक्ट होगा वो गवर्नर जनरल के कंट्रोल में होगा या फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उनके कंट्रोल के अंदर होगा। तो ही वॉज ऑल्सो नॉट अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। गवर्नर जो थे वो अकाउंटेबल नहीं थे लेजिस्लेचर को लेके, लेकिन कुछ टर्म में वहाँ पे रिक्वायर्ड था कि वो मिनिस्टर के जो एडवाइस है उनके अकॉर्डिंग एक्ट करें, और मिनिस्टर जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे, वो अकाउंटेबल थे लेजिस्लेचर को लेकर। ओके, आज भी है ना, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो अकाउंटेबल है लेजिस्लेचर में, उनको जवाब देना पड़ेगा अपने डिसीजन के लिए। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो था वो प्रोविज़न था उनके पास फॉर सेटिंग अप ए सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द प्रोविंस एंड द स्टेट। यानी 1935 के एक्ट से एक प्रोविज़न मिला हमें जहाँ पे हम सेटअप कर सके, फॉर्म करें सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिसमें हमें रिप्रेजेंटेशन मिलेगा प्रोविंस से भी और स्टेट से भी। प्रोविंस वही जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के रूल के अंदर में था, और दूसरा स्टेट किसे कहा गया, प्रिंसली स्टेट को कहा गया था। तो इन दोनों से रिप्रेजेंटेशन मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो सच गवर्नमेंट वाज सपोज टू बी नोन एज फेडरल गवर्नमेंट, और ऐसा गवर्नमेंट जब आप फॉर्म करोगे तो उसे हम क्या कहेंगे, फेडरल गवर्नमेंट कहेंगे, क्योंकि कंपोजिशन जो है वहाँ पे मेंबर्स का वो प्रोविंस से भी है और स्टेट से भी है, इसीलिए फेडरल गवर्नमेंट कह दिए। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था ये बना ही नहीं, यानी कि ये जो प्रोविज़न मिला था ना कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करो, सेटअप करो, बेसिकली उसे ऑल इंडिया फेडरेशन कहा गया था। ओके, यहाँ पे अच्छे से लिखा नहीं गया है सारे एक्ट को, तो अजीब ही लग रहा है यहाँ पे पढ़ाना, लेकिन ठीक है मैं आपको ये बताती हूँ, फिर शॉर्ट में आपको सारे एक्ट को बता दूंगी कि कैसे कैसे हमें सारे एक्ट से प्रोविजंस मिलते गए और क्या क्या चीज़ें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। बस बुक में जो लिखा है वो एक बार आप समझ लो बारीकी से, फिर से मैं आपको अच्छे से बता दूंगी 1858 से लेकर 1935 के एक्ट तक। यहाँ पे जो ऑल इंडिया फेडरेशन यानी जो भी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को सेटअप करने का जो प्रोविज़न था ये एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, यानी यहाँ पे जो फेडरल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था ये फॉर्म ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे प्रिंस जो थे वो इस फेडरेशन को ज्वाइन ही नहीं करना चाहते थे, यानी प्रिंसली स्टेट के जो प्रिंस थे वो क्या कह दिए कि हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, और यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए इस फेडरल गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए जितने भी प्रिंस थे उनका कंसेंट होना ज़रूरी था इस फेडरेशन के फॉर्मेशन के लिए।
तो ओनली प्रोविंशियल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म्ड एज पर दिस एक्ट। तो यहाँ पे हुआ क्या, सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना, सेंट्रल गवर्नमेंट बना ही नहीं, जिसे फेडरल गवर्नमेंट कहा गया ना कि यहाँ पे दोनों का रिप्रेजेंटेशन होगा, इसीलिए हम इसे फेडरल गवर्नमेंट कह देंगे। तो फेडरल गवर्नमेंट तो बना ही नहीं, क्योंकि जो प्रिंस थे उन्होंने अपना कंसेंट ही नहीं दिया, वो राजी नहीं हुए, तो बना सिर्फ और सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो इलेक्शन जो था प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग हुआ 1937 में, और इस इलेक्शन से प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना 8 प्रोविंस में, जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थे वो फिर 1937 में रिज़ाइन कर देते हैं, कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट के वजह से। उस टाइम पे वर्ल्ड वार 2 भी स्टार्ट हो गया था, तो वहाँ पे मिनिस्ट्री जो है वो रिज़ाइन कर देती है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट चला। अब आगे बताया जा रहा है कि एम गोविंद राव और निर्विकार सिंह जो है वो अपनी बुक में बताते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था वो एक बेसिस प्रोवाइड किया टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि सिंपली वही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कोई काम में आया तो नहीं, लेकिन ये क्या हुआ, एक रास्ता तैयार किया संविधान के बनने में। यानी कि यहाँ से बहुत सारे प्रोविज़न जो थे वो हमारे रियल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किए गए हैं। इसके लिए वो कहते हैं कि 1935 का एक्ट बेसिस बना कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग में। ओके, आई होप आप इस चीज़ को समझे होंगे। अब मैं आपको शॉर्ट में 1858 से लेकर 1935 के एक्ट को बताऊंगी, लेकिन अगले वीडियो में। ओके, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी नेहरू रिपोर्ट को, वहाँ पे मैं आपको सारे एक्ट को वापस से बता दूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आपका रिकैप भी हो जाएगा और समझ में आएगा कि क्या क्या प्रोविज़न हमें अलग अलग एक्ट से मिले थे। तो आज का वीडियो को यहीं तक रोकती हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको आगे और भी टॉपिक्स कवर करा दूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव ए गुड डे।